हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रेमेडियल मेजर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेलर होता है अगर उसके साथ कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड आ गया या फिर पेमेंट नहीं मिली, तो उसके पास क्या क्या राइट है अपने कंपनसेशन को अपने पास लेने के लिए, या फिर उसके पास राइट है गुड को वापस लेने के लिए, या फिर वो कोर्ट के पास जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा। तो अभी इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ते हैं कि क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हैं, हम किस तरह से उसका इंटरेस्ट बचा सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट से। सो स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं कि अनपेड सेलर कौन होता है, उसके राइट क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज़ हु इज़ अनपेड सेलर, कि जो अनपेड सेलर है वो है कौन। मतलब सेक्शन 45 में बताया है कि एक अनपेड सेलर वो है टू हुम द होल प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, कि उसके पास सारे पैसे नहीं आए, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया, सामान भेज भी दिया, बट उसके पास पैसे ही नहीं मिले। मतलब भेजा है कि नहीं भेजा है वो बाद में डिसाइड करेंगे, मतलब पहले ही देख लो कि उसके पास पैसे आए नहीं है, पूरे पैसे नहीं आया। इंस्टॉलमेंट में आ सकते हैं, थोड़े से आ सकते हैं, बट पूरे पैसे नहीं आए। सो हु हैज़ रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज कंडीशनल पेमेंट, उसे कंडीशनल पेमेंट मिल गई है। मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक वगैरह रिसीव हो गया, बट जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उस डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है। तो उसके बाद अब पढ़ते हैं सेकंड थिंग। तो अभी अनपेड सेलर आपको पता लग गया जिसको पैसे रिसीव नहीं हुए, मतलब उसका एज अ कंडीशनल पेमेंट तो मिल चुकी है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट वहाँ से पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, वो भी अनपेड है। सो अब सेकेंड पढ़ते हैं राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, कि उसके पास क्या क्या राइट है। तो जो राइट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है राइट अगेंस्ट द गुड्स, की गुड्स के लिए उसका क्या राइट है, और राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि मतलब दो चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर बायर की बात आए तो गुड हमारी गुड जो हमने उसे भेजी है, सेकंड वो खुद बायर की उनके पास क्या क्या राइट है वो पड़ता है। सो द राइट ऑफ अनपेड सेलर आई डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट द गुड, के गुड के अगेंस्ट क्या राइट है। सो दीज राइट अलाउ द सेलर टू होल्ड और रिक्लेम गुड इफ पेमेंट हैज़ नॉट बीन, तो उसके पास क्या राइट होगा कि या तो वो गुड को वापस होल्ड कर लेगा या फिर अपने गुड्स को वापस बुला लेगा। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। राइट ऑफ लीन, जिसमें हमारा सेक्शन 47 to 49, सेकेंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जिसमें हमारा सेक्शन 50, देन थर्ड इज़ राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54। तो राइट ऑफ लीन में क्या होता है कि वो गुड वापस ले सकता है, देन राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या वो गुड्स को रोक सकता है, राइट ऑफ रीसेल में वो गुड को रीसेल कर सकता है। सो सेकंड पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि पर्सनली बायर से क्या उसके वो हो सकते हैं राइट। सो दीज राइट अलाउ द सेलर टू टेक लीगल एक्शन, यहाँ पे वो लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द बायर। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सूट फॉर प्राइस सेक्शन 55 के अंडर। देन सेकंड इज सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, की वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया गुड्स पर तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करी, सो आएगा सेक्शन 56 के अंडर। देन थर्ड इज सूट फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज, की इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करा और उसको कैप्ट करने में जो डैमेजेस आए हैं वो सारे से कैसे ले सकते हैं। सो अब पता लग गया कि अनपेड सेलर कौन होते हैं, जिसे पैसे नहीं मिल रहे होते। दो राइट होते हैं, अगेंस्ट द गुड एंड अगेंस्ट द बायर। अगर गुड्स की बात करें तो वहाँ पे राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल आता है। और अगर हमारी बायर की बात करें तो वहाँ पे सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस। तो अगर आप पेपर में लॉ नहीं लिख कर आओगे ना, मतलब सेक्शंस नहीं लेके आओगे, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले। मतलब रिटर्न के मिल जाएंगे थोड़ी बहुत, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको ये जो सेक्शंस है ज़रूर लिख के आना चाहिए, इसको प्लीज़ लर्न कर लो एक बारी। और ट्रिक तो आपको पता ही है, 4 ही चैप्टर करने हैं, तो फिर जो भी चैप्टर करोगे अच्छे से करना। अब स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ लीन से, जो कि सेक्शन 47 to 49 के अंडर आता है। द राइट ऑफ लीन मीन्स द अनपेड सेलर कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड अंटिल पेमेंट इज मेड, की जो राइट की जो सेलर है वो उसके पास राइट है अपनी गुड्स की पोजीशन अपने पास रखने का जब तक उसे पेमेंट नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो राइट है वो कब तक अवेलेबल है, व्हेन गुड्स सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट टर्म, कि जहाँ पे जो गुड्स है वो किसी क्रेडिट टर्म के बिना सोल्ड हुई है। मतलब वहाँ पे बोला नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब आपको डेट मेंशन दी हुई है कि आपको उस डेट तक पैसे मिलेंगे। तो मतलब जब तक कि डेट मेंशन नहीं हो तो आप अपने पास अपना पोजीशन रख सकते हो। व्हेन सेकंड इज़ व्हेन क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड, कि क्रेडिट की जो उसे 15 दिन बोले थे वो एक्सपायर हो गया, तो आप रख सकते हो अपने पास अपना पोजीशन। देन व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, जब आपका जो बायर है वो इंसॉल्वेंट निकल जाता है तो आप अपना पोजीशन अपने पास रख सकते हो गुड का। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन, की जो टर्मिनेशन है, जो लीन हमारा जो
वो है रेमिडियल है, ये टर्मिनेट कैंसिल कब होगा। सो द राइट ऑफ लेन इज लॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस, तो इन फॉलोइंग के केस में लॉस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट इज बाय डिलीवरी टू कैरियर, अगर वो कैरियर से डिलीवर हुआ है। व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर फॉर ट्रांजिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब उसने बोला ही नहीं है कि वहाँ से जाने वाला, बट उसने भेज दिया है। तो जब यहाँ पे उसने बिना बताए भेजा है तो वहाँ पे वो कैंसिल नहीं कर सकता। देन सेकंड इज बाय डिलीवरी टू बायर, व्हेन द बायर हैज और हीज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड, जब उनके पास खुद के पास अभी वो हो पोजीशन हो, मतलब जो पोजीशन है वो ऑलरेडी बायर के पास हो तो वो नहीं कर सकता। देन या फिर उसके एजेंट के पास हो। देन थर्ड वन इज द बाय वेवियर ऑफ लीन, व्हेन द सेलर एक्सप्रेसली वेव द राइट ऑफ लीन, जो सेलर है वो उसने पहले ही बोला हुआ है कि आप वो राइट ऑफ लीन नहीं ले सकते हो। देन उसके बाद बाय टेंडर ऑफ प्राइस, व्हेन द बायर ऑफर टू पे द फुल प्राइस एंड द सेलर रिफ्यूज इट, जब उसने बायर ने पैसे दिए बट उसने खुद ही रिफ्यूज़ करा हुआ है तो वो अपना पोजीशन वापस नहीं ले सकता है। सो अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं सेकंड वन, दैट इज़ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब जो रास्ते में डिलीवरी रोक देता है। सो ये सेक्शन 50 to 55 के अंदर आता है। सो व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, जो हमारा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट निकल जाता है, जो गुड्स होती हैं वो ट्रांजिट होते हैं मतलब रास्ते में जारी होती है, तो जो हमारा अनपेड सेलर है वो उनको रोक सकता है और अपना पोजीशन अपने पास पूरा ले सकता है। द राइट इज़ कॉल्ड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो इसके एसेंशियल्स क्या हो कहते हैं, जो सेलर होता है मस्ट बी अनपेड, मतलब सेलर को पैसे नहीं मिलने चाहिए। जो बायर होता है वो उसे इंसॉल्वेंट होना चाहिए, और जो गुड है वो ट्रांजिट में हो, मतलब वो रास्ते में हो, वो डिलीवर ना हुए हो अभी तक। सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट continues as long as goods are possession of an independent carrier. The right to stop in the transit exist until the delivery of the buyer his agent, जब तक उसके या उसके एजेंट को ना मिले तब तक वो उसे रोक सकता है। जो ट्रांजिट एंड इन फॉलोइंग केसेस, जो ट्रांजिट है वो कुछ केसेस में नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं रोक सकते हम चीज़ों को। तो ये कुछ रीजंस जैसे भी हम लीन के पढ़ के हैं उसी तरह ट्रांजिट वाले के हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द बायर और एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द गुड रीच डेस्टिनेशन, मतलब उसने रास्ते में वो चीज़ें रोक ली है और उनको डिलीवरी हो गई डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले। देन सेकंड इज कैरियर एक्नॉलेजमेंट टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड ऑन हिज बिहाफ, मतलब उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट हो बायर के पास कि वो अपने पास गुड्स रख सकता है, वो उसका ऑनरशिप ले सकता है। देन थर्ड वन इज बायर रिजेक्ट द गुड एंड कैरियर कंटिन्यू टू होल्ड दैम, कि जो बायर है उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है पर जो कैरियर है वो उसके पास पूरा हो। देन फोर्थ वन इज़ कैरियर रोंगली रिफ्यूज़ टू द डिलीवरी द गुड्स टू द बायर, जहाँ पे कैरियर ने रोंगफुली रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गुड्स को नहीं ले सकता। देन फिफ्थ वन इज़ द बायर ऑब्टेन डिलीवरी आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ ट्रांजिट बाय सेलर, मतलब उसने ट्रांजिट करने के बाद भी उसको डिलीवरी रिसीव हो गई है। देन अब पढ़ते हैं हाउ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज के। अब पढ़ते हैं कि जो हमारा जो ये ट्रांजिट वाला वो है कि एक्सरसाइज कैसे करता है, मतलब ये इन्फोर्स में कब आता है। सो द सेलर कैन एक्सरसाइज दिस राइट बाय, वो कैसे कैसे कर सकता है। तो फर्स्ट इज टेकिंग एक्चुअल पोजिशन ऑफ द गुड्स, की जब वो अपना गुड्स का पूरा पोजिशन अपने पास ले लेता है। सेकेंड गिविंग द नोटिस टू द कैरियर और बेली, कि वो कि जो हमारा नोटिस है वो बेली के कैरियर को नोटिस कर सकता है, उनको बता सकता है कि जो गुड्स है वो बायर को नहीं ट्रांसफ़र करनी है। सो जब नोटिस होगा वो कैसा होगा, टाइम पे जाना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होनी चाहिए गुड्स की। रीच द कैरियर बिफोर डिलीवरी गुड्स के मतलब ये नहीं कि बायर को डिलीवरी कर दी फिर उसे वो नोटिस रिसीव हो रहा है, नहीं, उसे वो रिसीव पहले होना चाहिए। देन अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि हम इन दोनों के डिफरेंस क्या है राइट ऑफ लीन के और उसके ट्रांजिट के। तो पहला पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज, तो अब पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ द गुड, की जो क्या पोजीशन है वो किसके पास है। द राइट ऑफ लीन अप्लाइज व्हेन द सेलर इज स्टिल पोजीशन ऑफ द गुड, की जो राइट ऑफ लीन होता है वो तब आता है कि जो बायर है उसके पास पोजीशन होता है ऑलरेडी उसके पास, बायर के सेलर के पास। बट द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाइज आफ्टर द सेलर हैज़ पार्टेड विद द गुड्स एंड दे हैव इन हैंड्स टू कैरियर ऑफ मिडल मैन। बट जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है इसके पास वो गुड्स ऑलरेडी भेज चुका होता है और जो मिडल मैन होता है उसके पास होता है, बट वो डिलीवर नहीं होता है अभी बायर के पास। देन सेकेंड इज बायर्स इंसॉल्वेंसी, की जो बायर होता है उसकी इंसॉल्वेंसी होती है कि नहीं होती है। फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन, अगर हम राइट ऑफ लीन की बात करें सो द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर इज़ नॉट नेसेसरी, कि जो बायर है उसका इंसॉल्वेंस होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ अनपेड हो तब भी काफ़ी है।
सो इट कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ़ द बायर इज सॉल्वेंट। ये तभी भी हो सकता है जब अगर बायर सॉल्वेंट है, प्रोवाइड दी प्राइस इज अनपेड, बस सिर्फ प्राइस के बेसिस पे। देन हाउएवर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। और जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज है ये सिर्फ तभी काम आता है जब हमारा बायर होता है वो इंसॉल्वेंट होता है। सो फर्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ राइट, कि मुझे टर्मिनेशन कैसे करवा सकते हैं। दैट राइट ऑफ लीन एंड्स व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजेबल। तो ये हमारा एंड ऐसे होता है जब जो सेलर होता है वो गुड्स डिलीवर कर सकता है अब बिना उसको रिजर्व करे हुए। और जो मैं राइट ऑफ स्टॉपेज ये ऐसे कर सकते हैं जब जो डिलीवर होता है वो मतलब डिलीवरी हो चुकी होती है बायर के पास या फिर उसके एजेंट के पास। सो इसके प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ राइट द लीन इज इन्फोर्स्ड बाय रिटेनिंग पोजीशन ऑफ द गुड, कि जो हमारा राइट ऑफ लीन है ये ऐसे प्रोसेस करता है कि वो अपने पास गुड्स को रख सकता है। और जो स्टॉपेज है ये ऐसे कर सकता है कि वो गुड्स को इंटरसेक्ट कर सकता है, वो गुड्स को वहाँ पे रोक सकता है और उनको आगे जाके नहीं देता बायर को। देन फिफ्थ इज असेंशियल एलिमेंट, कि इनके असेंशियल एलिमेंट क्या होता है। द असेंशियल एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ लीन, तो राइट ऑफ लीन का असेंशियल एलिमेंट क्या होता है, सेलर्स पोजीशन ऑफ गुड, कि सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है। और जो फर्स्ट स्टॉपेज है इसका असेंशियल एलिमेंट क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो ट्रांजिट में होते हैं बट जो बायर है वो सॉल्वेंट होना चाहिए। ये सारे इनके डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54। अभी जो हमने राइट ऑफ रीसेल दो पर लिए, लीन एंड स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट। अब पढ़ते हैं राइट ऑफ रीसेल। जो राइट ऑफ रीसेल है ये सेक्शन 54 के अंडर आता है। सो द अनपेड सेलर हैज़ राइट टू रीसेल द गुड्स, जो अनपेड सेलर होता है इसके पास राइट होता है रीसेल करने का फॉलोइंग केसेस में। अगर पेरिशेबल गुड्स है नो नोटिस नीडेड। अगर आपके पास पेरिशेबल गुड्स मतलब दूध दही है ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको नोटिस डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसे डायरेक्टली रीसेल कर सकते हैं। देन सेकंड इज नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रीसेल इज गिवन एंड बायर डज नॉट पे। आपने उसको नोटिस भेज दिया है, सब कुछ बता दे बट वो स्टिल पैसे पे नहीं करो तो आप उसे रीसेल कर सकते। थर्ड वन इज एक्सप्रेस रिजर्वेशन ऑफ राइट टू रीसेल इफ बायर फेल्स टू पे। अगर उसने पे नहीं करे हैं तो तब भी उसे जाके रीसेल कर सकता है। सो इसके इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं रीसेल के। इफ़ सेलर रीसेल विद नोटिस ही कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम बायर। अगर उसने नोटिस के बाद रीसेल करा तो अपना कंपनसेशन ले सकता है बायर से। इफ सेलर मेक अ प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट मिला है, ओरिजिनल बायर हैज़ नो राइट टू द प्रॉफिट। अगर जो ओरिजिनल बायर है जो पहले बेचने वाला था उसका कोई राइट नहीं होता वो चीज़ों को लेने का और प्रॉफिट को लेने का जो उसे दोबारा रीसेल करके मिली होती है। दैन सेकंड इज़ इफ़ रीसेल इज़ विदाउट नोटिस। अगर बिना नोटिस के रीसेल हुई है जो सेलर है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। उसे नोटिस अगर उसे क्लेम चाहिए तो उसे नोटिस डालना पड़ेगा। देन अब पढ़ते हैं राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, की जो राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी है ये क्या है। सो द अनपेड सेलर हैज़ राइट द विद होल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ़ द प्राइस इज़ नॉट पेड। जो अनपेड सेलर होता है उसके पास राइट होता है विद होल्डिंग द डिलीवरी का, अगर उसे पैसे नहीं मिल रहे होते। दिस पार्ट ऑफ द सेलर्स लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट, जो पार्ट होते हैं यहाँ पे सेलर का लीन एंड स्टॉपेज दोनों साथ में काम करते हैं। इफ़ द गुड आर इन हिज द पोजिशन और ट्रांजिट, अगर गुड्स उसके पास है या फिर वो ट्रांजिट में है और तो वो लॉफुली ही कैन लॉफुली रिफ्यूज़ टू डिलीवर, वो लॉफुली रिफ्यूज़ कर सकता है डिलीवर होने से। देन द बायर टू अंटिल पेमेंट इज़ मेड, कि वो उसे रोक सकता है या फिर अपने पोजीशन अपने पास रख सकता है जब तक वो उसकी पेमेंट नहीं करता है। सो राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी क्या होता है, वो रोक सकता है या फिर जब तक वो उसे पेमेंट नहीं कर सकता। सो अब पढ़ते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि भी ये सब नहीं पढ़ता जो गुड्स के ऊपर उसके राइट होते हैं। तो अब वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो वो पर्सनली बायर के साथ कर सकता है। सो द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली सेक्शन 55 के अंडर ये चीज़ें आती हैं। सो द सेक्शन 55 ये राइट देता है कि वो बायर को स्यू कर सकता है प्राइस के लिए जो उसे नहीं मिला है फॉलोइंग केसेस में। तो फर्स्ट वन इज़ व्हेन ऑनरशिप ऑफ गुड हैज़ पास टू द बायर, जब ऑनरशिप बायर के पास चली जाती है और जो बायर होता है वो रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देता है या फिर मना कर देता है गुड्स के पे करने के लिए, जो सेलर होता है वो उसे प्राइस के लिए सू कर सकता है। देन इवन इफ़ ऑनरशिप हैज़ नॉट पास्ड, अगर उसके पास ऑनरशिप नहीं गई है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट द प्राइस इज़ पेबल ऑन अ सर्टेन डेट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो प्राइस है वो पर्टिकुलर डेट पे ऐसे पे करेगा पर जो बायर है वो पे नहीं कर पाता उस डेट पे, तो जो सेलर है वो तब भी सू कर सकता है। देखो ऑनरशिप चली गई है और उसने पैसे नहीं दिए, वो सू कर सकता है उसे। बट अगर उसने बोलता कि वो उस डेट को देगा उसने तब भी नहीं दिया, वो तब भी सू कर सकता है उसे। देन उसके बाद दिस राइट इज़ अ पर्सनली रेमेडी अगेंस्ट द बायर एंड नॉट रिलेटेड द गुड्स, तो ये पर्सनली बायर के साथ होता है, गुड्स से कोई इसका रिलेटेड नहीं होता कुछ भी। सो
सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस कि मान लीजिए उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो सेक्शन 56 क्या कहता है, इफ़ द बायर रॉन्गफुल रिफ्यूज़ और नेग्लेक्ट टू एक्सेप्ट एंड पे द गुड्स, अगर वो रिफ्यूज़ करता है उसे एक्सेप्ट करने से या फिर पे करने से, जो सेलर होता है वो डैमेजेस के लिए पे कर सकता है। मान लीजिए उसने एक्सेप्ट नहीं करा, जो मेरी गुड है वो ख़राब हो गया, तो मैं उसे सू कर सकती हूँ कि हाँ तेरी वजह से मेरे डैमेजेस आए हैं तो मुझे पैसे भर। सो द मेजर ऑफ डैमेजेस जनरली द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, जो उसका मेजर होता है कि उसे कितना डैमेज भरना है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, और उन दोनों का मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, जो बीच रेट का होता है, वो डिपेंड करता है। देन सेकेंड इज सूट फॉर इंटरेस्ट की इंटरेस्ट पे, तो सेक्शन 61 इसको गवर्न करता है। दिस सेक्शन अलाउज द सेलर टू क्लेम इंटरेस्ट और द प्राइस ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग सिचुएशन, कि वो इंटरेस्ट या प्राइस गेन कर सकता है फॉलोइंग सिचुएशंस पे। तो फर्स्ट इज इफ देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पे कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट बना है तब। इफ़ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट बिकम ड्यू, तो वहाँ से इंटरेस्ट काउंट कर सकता है जब से उसकी पेमेंट ड्यू हुई है, वहाँ से कर सकता है। देन सेकेंड, इंटरेस्ट कैन बी क्लेम फ्रॉम डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड फ्रॉम डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट, की जहाँ से आपका हुआ था टेंडर फिक्स्ड हुआ था, जहाँ तक उसने नहीं दिया वहाँ से वो इसे काउंट कर सकते हैं। देन दिस इज ऑल्सो पर्सनल रेमेडी नॉट रिलेटेड एनी राइट ऑफ ओवर द गुड्स, यहाँ पे पर्सनल रेमेडीज़ है वो भी काम आ सकती हैं। सो अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, कि जब वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हो जाता है, सो अ सब सेल और प्लेज बाय द बायर डज नॉट डिफेट द अनपेड सेलर, कि अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो डिफेट नहीं कर सकता अनपेड सेलर को या फिर ट्रांजिस्ट को। एक्सेप्शन इफ द सेलर हैज़ कंसेंटेड टू द सब सेल इफ डॉक्यूमेंट टाइटल इज ट्रांसफर्ड ऑन अ बोनफाइड, अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर कर सकता है तभी हो सकता है। सो भी कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो किसकी क्या क्या रेमेडीज़ होती है। सो सेलर की रेमेडीज़ पढ़ते हैं। सेलर की सेलर की रेमेडीज़ पढ़ते हैं। सूट फॉर प्राइस, की वो प्राइस के लिए सूट कर सकता है सेक्शन 55 के अंडर। देन सेकेंड इज सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो 56 के अंडर वो उसे कर सकता है। देन सू फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बेस पे कर सकता है सेक्शन 61। देन राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसीलिए अभी पीछे पढ़ के आए तो तीन ही पढ़ने वाले। सूट फॉर प्राइस सेक्शन 55 क्या होता है। देन सेकेंड इज सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस जो कि सेक्शन 56 है। देन थर्ड वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट दैट इज़ 61 सेक्शन। तो बायर्स की रेमेडीज़ पढ़ लेते हैं क्या होती है। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, अगर उसने डिलीवरी ही नहीं करी है तो फिर तो सेक्शन 57 के अंडर आएगा ये। देन सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, जो कि आएगा 58 के अंदर। देन थर्ड वन इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी की, अगर वारंटी की ब्रीच है तब आएगा सेक्शन 59 के अंदर। देन फोर्थ वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट मतलब ये जो ऊपर आया भी 61, तो अभी ये 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सो अब पढ़ते हैं सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। सो अगर उसने डिलीवरी ही नहीं करी है सेक्शन 57 के अंडर, इफ़ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, अगर वो डिलीवर करने में फेल हो गया, जो बायर है वो डैमेजेस के लिए उसे सू कर सकता है। दी डैमेजेस आर कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन, और जो डैमेजेस होंगे वो कैसे हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो क्या है और जो मार्केट प्राइस है वो क्या था जब वो ऐसे गुड्स डिलीवर हुई थी। देन उसके बाद पढ़ते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 58 के अंदर, इन केस वेयर द गुड्स आर स्पेसिफिक और असर्टेन एंड मॉनेटरी कंपनसेशन इज़ नॉट एडवोकेटेड, जहाँ पे जो गुड्स हैं वो स्पेसिफाइड हो, अनसर्टेन हो और जो मॉनेटरी कंपनसेशन हो वो एडवोकेट ना हो। द बायर कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू कंपेल द सेलर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवर द गुड, तो वहाँ पे जो बायर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी करवाओ। देन उसके बाद सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी सेक्शन 59 क्या कहता है। इफ़ द सेलर ब्रीचेज एज वारंटी, अगर जो सेलर है वो ब्रीच करता है वारंटी को, द बायर कैन रिजेक्ट द गुड, जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और वो अपना डैमेज है वो क्लेम कर सकता है। द नेक्स्ट इज रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट सेक्शन 60। सो इफ़ अ पार्टी रिपुडिएट्स रिजेक्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अगर किसी पार्टी ने वो बिफोर ड्यू डेट से रिजेक्ट कर दिया है, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन इमीडिएटली एंड सू फॉर डैमेज, कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। वेट अंटिल द ड्यू डेट एंड देन टेक एक्शन, कि वो डेट तक का वेट कर सकता है और फिर एक्शन ले सकता है। देन सूट फॉर इंटरेस्ट में क्या आता है सेक्शन 61। दिस अप्लाइज टू बोथ सेलर एंड बायर, इस सेलर एंड बायर दोनों पे अप्लाई करता है। जो सेलर होता है वो इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है व्हेन द बायर डिले पेमेंट, जब वो बायर जो पेमेंट है वो डिले करे, और जो बायर है वो भी इंटरेस्ट कर सकता है, वो रिफ़ंड मांग सकता है उससे बायर से। तो अभी इसकी एक चीज़ है वो ऐसे डिटेल में पढ़ लेता है, मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी थी। रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट क्या होता है। इफ़ आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, कि बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी से पहले से रिपीटेट कर दिया है या फिर अदर पार्टी में, तो
ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्स एंड सू फॉर डैमेजेस इमीडिएटली। वो कैंसिल कर सकते हैं, उसे अपने जो डैमेजेस है वो इमीडिएटली मान सकते हैं कोई भी इसे डेट का वेट करे हुए। दिस इज़ कॉमनली नोन एज एंटीसेप्टरी ब्रीच। इसे एंटीसेप्टरी ब्रीच भी कह सकते हैं। द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन। जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो अपना कंपनसेशन मान सकती है या फिर उसे कोई लॉस हुआ है उसके लिए भी। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 5। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। अगर अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, नोट्स के लिए बहुत कम आएगा।